मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है। ईरान को दिए गए अल्टीमेटम के खत्म होने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में जंग खत्म करने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने अगले 5 दिनों तक ईरान की एनर्जी ठिकानों पर हमले नहीं करने का भी ऐलान किया है। ट्रंप का दावा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत से सकारात्मक दिशा में बातचीत बढ़ी है और करीब 15 मुद्दों पर बात बन गई है, जिनमें सबसे अहम शर्त यह है कि ईरान परमाणु हथियार प्रोग्राम पूरी तरह से छोड़ दे। ट्रंप ने बताया कि बातचीत की पहले अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने की है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका की तरफ से बातचीत के लिए फोन नहीं किया गया था। ईरान समझौता करना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका तैयार है। ट्रंप ने कहा है कि डील होने की अच्छी संभावना है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। हालांकि ट्रंप के दावे के ईरान ने फेक न्यूज करार देते हुए इसे गलत करार दिया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम देने के बाद और उसके खत्म होने के कुछ ही घंटे पहले इस बात का ऐलान किया कि अगले 5 दिन तक अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं होगा। खास तौर पे अल्टीमेटम दिया गया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को अगर सभी देशों के लिए आवाजाही के लिए नहीं खोला गया तो अमेरिका 48 घंटे बाद ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले करेगा। लेकिन कल राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 5 दिन के लिए कोई हमला नहीं होगा और साथ ही उन्होंने जिक्र किया है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है। ट्रंप का एक और यू टर्न, क्या वॉर का होगा दी एंड? With Iran, we've been negotiating for a long time, and this time they mean business. And it's only because of the great job that our military did is the reason they mean business. They want to settle, and we're going to get it done, I hope. ट्रंप ने किया ईरान से डील का दावा, ईरान बोला फेक न्यूज फैला रहा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में दोनों तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा दावा क्या किया? पूरी दुनिया के बाजारों में हरियाली छा गई। आसमान छू रहे कच्चे तेल के दाम एक झटके में जमीन पर आ गए। लेकिन ईरान कह रहा है कि ट्रंप ने बाजार और तेल के दाम को सहारा देने के लिए ये फेक न्यूज फैलाई है। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ जारी जंग को खत्म करने की तारीख भी सामने आ गई है। ईरान को दिए अल्टीमेटम के खत्म होने से कुछ घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने मिडिल ईस्ट में शांति के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने अगले 5 दिन तक ईरान के एनर्जी ठिकानों में हमले नहीं करने का बड़ा ऐलान किया। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच गंभीर बातचीत चल रही है। ईरान शांति चाहता है और परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमत है। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि ऐसा समझौता हो सकता है जो सभी के लिए फायदेमंद होगा। इसमें मिडिल ईस्ट के सहयोगी देश और इजराइल भी शामिल हो। So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit the night before that, and I think they're very good. They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, et cetera, et cetera. But we'll see. You have to get it done. But I would say there's a very good chance. And it began when I said that I won't be. We were planning tomorrow on shooting down some of their power plants, and we're going to hold that up. Hopefully we won't have to do it, and hopefully we can make a deal that's good for all of us, including the Middle Eastern allies that have been very good to us, including Israel, that's been a great partner in this fight. They've really been a good partner in the fight. They fought hard. ट्रंप ने कहा कि किसी भी समझौते की सबसे जरूरी शर्त ये होगी कि ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने की योजना को पूरी तरह छोड़ दे। ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे। अगर वे ऐसा नहीं मानते तो कोई समझौता नहीं होगा।
ट्रंप ने दावा किया कि बातचीत की पहल अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने की। ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत के लिए बेकरार है, जल्द समझौता करना चाहता है, इसलिए हम 5 दिन के लिए जंग रोक रहे हैं। We're giving it 5 days, and then we're going to see where that takes us. And I would say at the end of this period, I think it could very well end up being a very good deal for everybody. As good as if we went all the way and just literally annihilated the place, which if we don't have to do that, that would be a good thing, not a bad thing. In addition, ट्रंप ने सिर्फ 5 दिनों के लिए सीज फायर की बात कही, बल्कि ये भी बताया कि ईरान में किसके साथ उनकी बात हो रही है। a top person, don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Not much time. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Are these direct? Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you'll see a statement made, but we haven't. We don't know if he's living. इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर 5 दिनों में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो फिर अमेरिका फिर से बमबारी शुरू कर देगा। They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. सूत्रों की माने तो अमेरिका और ईरान दोनों बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र पर्दे के पीछे रहकर दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के नेताओं की बैठक हो सकती है। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति JD वैंस इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। ट्रंप के दावे के कुछ देर बाद ही ईरान का जवाब सामने आ गया। ईरान के साथ बातचीत के ट्रंप के दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। ईरानी संसद के प्रवक्ता मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने पोस्ट कर कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने और उस दलदल से बाहर निकलने के लिए जिसमें अमेरिका और इजराइल फंसे हुए हैं, फेक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है। सभी ईरानी अधिकारी इस लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने सर्वोच्च नेता और जनता के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही ईरान ने साफ किया कि जब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी तब तक इस जंग का अंत नहीं होगा। تا گرفتن همه خسارات ما، تا برداشتن همه تحریم‌های اقتصادی و تا گرفتن یه تضمین حقوقی بین المللی در عدم مداخله ایران در عدم مداخله آمریکا در مسائل ایران این جنگ ادامه داره و توضیح میدم چرا ما چنین تصمیمی گرفته شده. هم ملت ما، هم رهبر ما، هم نیروهای مسلح. من در مصاحبه خواهم گفت که بحث ما با آمریکا فقط جنگ 12 روزه و جنگ رمضانه یا نه یه ماجرای 47 ساله است که همینجا دیگه ما باید پایان بدیم به این مسئله. अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया। वो ट्रंप के फैसले के साथ खड़े दिखे। हालांकि उनका कहना है कि इजराइल का ईरान पर हमला जारी रहेगा। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם. הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. बातचीत और सीज फायर को लेकर ट्रंप और ईरान के अलग अलग दावे हैं, लेकिन इन दावों के बीच भी मिडिल ईस्ट में जंग थमी नहीं है। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बम बरसाए तो ईरान ने भी इराक में अमेरिकी ठिकानों को फिर से निशाना बनाने की कोशिश की।
और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे कर रहे हैं कि ईरान के साथ जंग खत्म होने पर बातचीत हो रही है और 5 दिनों तक हमले नहीं करने का उन्होंने ऐलान भी किया है। लेकिन हालात इससे उलट हैं। मिडिल ईस्ट में 25वें दिन भी जंग जारी है। अमेरिका और इजरायल ईरान के शहरों को निशाना बना रहे हैं। सोमवार को ईरान की राजधानी तेहरान इस्फहान पर जोरदार हमला हुआ है। ईरान की मिसाइल साइट्स, ड्रोन लॉन्चर व्हीकल और मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया गया है। ईरान इजरायल और अमेरिका के हमलों का जवाब भी दे रहा है। ईरान में भी हमले के 77वें दिन एक वेव इजरायल के ऊपर छोड़ा गया है। तो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस जंग के 25वें दिन की कहानी आप समझ सकते हैं। ईरान पर हमले हुए हैं और इस दौरान कई मिसाइल लॉन्चर साइट्स को तबाह किया गया है। इस्फहान पर भी हमला हुआ है, धमाके देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बिसाज के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। IRGC की ओर से मिसाइलों की एक और खेप छोड़ी गई है और यह 77वीं खेप है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अगले 5 दिनों तक हमले नहीं करने का दावा किया है, लेकिन हकीकत उसके उलट है। सोमवार को अमेरिकी फौज ने ईरान में एक के बाद एक कई हमले किए हैं। यूएस फोर्स ने ईरान में मिसाइल लॉन्चर साइट और ड्रोन व्हीकल को टारगेट किया है। साथ ही कुछ मिसाइल साइट्स पर भी हमला किया है। तो ये मिसाइल साइट है जहां से मिसाइलें दागी जाती थी। ईरान के इस मिसाइल साइट को अमेरिका के हमले में पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 5 दिन तक हमला नहीं होगा, लेकिन ये 5 दिन की जो मोहलत दी गई है वो उस अल्टीमेटम के लिहाज से दी गई है जिसमें पावर प्लांट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन तमाम जो मिलिट्री साइट्स हैं, ठिकाने हैं, उस पर हमले होते रहेंगे। वह ईरान के पश्चिमी इस्फहान में सोमवार को जबरदस्त धमाके हुए हैं और इजरायल और अमेरिका दोनों यहां मिलिट्री साइट्स को टारगेट कर रहे हैं। हमले के बाद पश्चिमी इस्फहान के बड़े इलाके में आग लग गई। जिस जगह पर हमला हुआ है वहां पर IRGC के कई अहम ठिकाने भी हैं। तो ईरान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से 5 दिन के लिए कहा है कि अल्टीमेटम के बाद 5 दिन की और मोहलत दी गई है ईरान को और 5 दिन तक पावर प्लांट्स पर कोई हमला नहीं होगा, लेकिन कहीं पर भी इस बयान में इसका जिक्र नहीं है कि जो मिलिट्री साइट्स हैं या मिसाइल साइट्स हैं उन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा। और शायद यही वजह है कि इस अल्टीमेटम के ख़त्म होने के बाद और 5 दिन की मोहलत मिलने के बाद ईरान को भी उसके बाद भी जो तमाम मिलिट्री साइट्स हैं वहाँ पर अमेरिका के फाइटर्स ने हमले किए हैं। और इस्फहान की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर तेज़ धमाका होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ईरान की राजधानी तेहरान पर भी हमला जारी है। अमेरिका और इजरायल ने तेहरान में बिसाज के एक हेडक्वार्टर पर हमला किया है। बिसाज का हेडक्वार्टर ईरान के अर्धसैनिक बल का एक कमांड सेंटर है जिसका इस्तेमाल ईरान के आंतरिक सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जाती है। रेवोल्यूशनरी गार्ड के लिए लड़ाकों की भर्ती ये करता है। हमले में बिसाज का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि हमले में ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो तेहरान की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर आपको आम दिनों की तरह ट्रैफिक भी नज़र आ रहा है, लेकिन अचानक ज़ोरदार धमाका होता है और एक इमारत देखिए पूरी तरह से ज़मींदोज़, देखिए पूरी इमारत ज़मींदोज़ हो जाती है। और इस बिल्डिंग के गिरने से आसपास काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है। बताया जा रहा है कि ये बिसाज का हेडक्वार्टर है। बिसाज इंटरनल सिक्योरिटी का काम देखती है ईरान में और इसका एक और मकसद भी है, ये IRGC के लिए रिक्रूटमेंट्स करता है। तो ये आप तेहरान की तस्वीर देख रहे हैं
जहां पर ये हमला हुआ है और बिसाच के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। जैसे ही तेज धमाका हुआ, पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई और मौके पर मौजूद लोग जान बचाकर भागे। बिसाच का हेडक्वार्टर है और बिसाच ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी का काम देखती है, यानी कि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी बिसाच के ऊपर है, जिसमें खुफिया विभाग भी मौजूद है और साथ ही साथ बिसाच के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के लिए भर्ती करता है और इमारत के ज़रिए यहाँ पर इस पूरे नेटवर्क को चलाया जा रहा था और यहाँ से बताया जाता है कमांड सेंटर भी मौजूद है, जिसके ज़रिए ये काम होता था, जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। अमेरिका और इजराइल के हमले का ईरान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ईरान की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। ईरान ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान के टारगेट पर इजराइल और अमेरिका के बेस रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मिसाइलें दागी गई हैं वो इजराइल के ऊपर हमले के लिए दागी गई हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से मिसाइलों को दागा जा रहा है इजराइल के ऊपर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों का एक और ज़ख़ीरा दागा गया है इजराइल के ऊपर और बताया जा रहा है कि ये 77वां ज़ख़ीरा था। जब से युद्ध की शुरुआत हुई है लगभग 25 दिन हो गए, तो 25 दिन में 77 ऐसे ही खेपों को दागा गया है इजराइल के ऊपर। इसके अलावा अमेरिका के बेसिस के ऊपर जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मिसाइलें दागी गई हैं उसमें इजराइल समेत UAE और मिडिल ईस्ट के देश हैं। और ये जो मिसाइलें दागी गई हैं इनमें से ज़्यादातर को इंटरसेप्ट करने की भी बात सामने आई है। अब ईरान ने इराक के इरबिल पर भी हमला किया है। इरबिल में अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाकर ड्रोन दागे गए थे, जिसे अमेरिका के काउंटर रॉकेट आर्टिलरी एंड मोर्टार ने रोक दिया। सीरैम किसी भी हमले को रोकने में सक्षम है। ये 1 मिनट में 4500 राउंड फायर कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि आसमान में आपको ये जो चिंगारियां नज़र आ रही हैं, जो ब्लास्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सीरैम है। ये एंटी एयरक्राफ्ट एंट्री ड्रोन सिस्टम है और ये 1 मिनट में 45 राउंड फायर करने में सक्षम है, जिस वजह से किसी भी ड्रोन जो कि अपने टारगेट की ओर जब बढ़ता है तो उसे निशाना बनाकर दागा जाता है, उसे और आसमान में ही ख़त्म करने की क्षमता रखता है। और लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी जंग जारी है। IDF ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर दिया। सोमवार को IDF ने अल खमा में इमारतों पर हमले किए हैं, जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। तो इजराइल की ओर से जो हमला किया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक इमारत को तबाह कर दिया गया। और इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि जहां से वीडियो लिया गया है ठीक उस पर आपको इजरायली झंडा भी नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है ये जो इलाका है अब इजराइल के कब्जे में है। तो इजराइल ने साउथ लेबनान के इस इलाके में कब्जा कर लिया है, इसलिए आपको इजरायली झंडा नजर आ रहा है इमारत पे। और सामने आप देख पा रहे हैं कि किसी एक इमारत को उड़ाया जा रहा है। तो हो सकता है कि उसके नीचे बंकर हो, क्योंकि जिस तरह का धमाका हुआ है उससे जाहिर सी बात है कि ऊपर मकान है और नीचे अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए थे, जिनका इस्तेमाल किया जाता था हिजबुल्लाह के लड़ाकों द्वारा और उनके हथियारों को यहाँ पर रखा जाता था, जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। तो धीरे धीरे ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए इस वक्त लेबनान और खास तौर पे साउथ लेबनान में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ईरान ने एक बार फिर से इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाने की कोशिश की है। कल रात ईरान ने हाइफा को टारगेट करके मिसाइल और क्लस्टर्स बॉम्ब दागे थे। हाइफा के आसमान पर ईरान के इन हमलों को देखा गया है, जिसे इजरायली डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया।
तो जो आप 77वें वेव देख रहे थे, जो मिसाइलें दागी गई थी ईरान से, उनके निशाने पर इजराइल का उत्तरी शहर हाइफा था और हाइफा के ऊपर ये मिसाइल दागे गए थे। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को आसमान में ही नाकाम कर दिया। अब लगातार इजराइल के ऊपर क्लस्टर बॉम्ब्स इजराइल के ऊपर दागे जा रहे हैं ईरान की ओर से, जिसे हाइफा को टारगेट करके दागे गए थे। और ईरान युद्ध और एलपीजी टेंशन के बीच एलपीजी की बड़ी खेप भारत पहुंचने वाली है। 2 गैस टैंकर जक वसंत और पाइन गैस ने हॉर्मुज स्ट्रेट को क्रॉस कर लिया है। इन दोनों ही टैंकर्स में करीब 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी लोड है और अगले 48 घंटे में ये दोनों टैंकर भारत पहुंच सकते हैं। एक तरफ भारत सरकार विदेशों से गैस टैंकर मंगाने पर फोकस कर रही है, वहीं पर पैनिक बुकिंग और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए शहर शहर बड़ा एक्शन भी हो रहा है। तो हॉर्मुज से 2 और टैंकर्स भारत के लिए रवाना हो चुके हैं और इनमें करीब 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस भरा है, जिसका फायदा भारतीय ग्राहकों को मिलेगा। और लगातार आप देख सकते हैं कि 3 पहले और 2 यानी कुल मिलाकर अब 5 टैंकर्स पहुंच चुके हैं, जिसमें 4 टैंकर्स में गैस लाया गया है, 1 टैंकर में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल आया है और 22 में से अब तक 5 आ चुके हैं और करीबन अब 17 के करीब जो टैंकर्स हैं वो जो फंसे हैं भारत के, वो भी धीरे धीरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत लाने की तैयारी चल रही है। युद्ध काल में एलपीजी का सवाल, हॉर्मुज से निकले 2 और जहाज। हॉर्मुज पर ईरान को मोदी का मैसेज, भारतीय जहाजों को सेफ पैसेज। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। खत्म होगी गैस की टेंशन, पहुंच रहे टैंकर्स, शहर शहर एक्शन। ईरान युद्ध के कारण एलपीजी की किल्लत के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं। यूएई से एलपीजी लोड कर चले 2 और जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल चुके हैं। गैस टैंकर जग वसंत और पाइन गैस में 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी लोड है और अगले 48 घंटे में ये दोनों टैंकर भारत पहुंच सकते हैं। ईरान युद्ध शुरू होने के समय हॉर्मुज में 28 भारतीय जहाज मौजूद थे, जिनमें से 24 पश्चिमी हिस्से में और 4 पूर्वी हिस्से में थे। दोनों ओर से 2-2 जहाज सुरक्षित निकलने में सफल रहे हैं। एलपीजी से भरा शिवालिक 16 मार्च को मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा, जबकि नंदा देवी 17 मार्च को कांडला पहुंचा। वहीं जगलाड़की नाम का तेल टैंकर 80,886 टन कच्चा तेल लेकर 18 मार्च को मुंद्रा पहुंच चुका है। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक इंडियन फ्लैग वाले 22 जहाज अब भी पश्चिमी हॉर्मुज में फंसे हैं। 22 भारतीय जहाज और उस पे 600 भारतीय नाविक सभी सुरक्षित हैं। कोई भी मैरीटाइम इंसिडेंट की सूचना नहीं है। 2 एलपीजी टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर रहे हैं या कर रहे हैं, और उनमें क्वांटिटी क्या है। आपने 2 नाम लिए, उन नाम के अनुसार जो एलपीजी की क्वांटिटी होगी, दोनों की सम्मिलित क्वांटिटी वही 92,000 मीट्रिक टन होनी चाहिए। मूवमेंट स्टार्ट किया है। ईरान युद्ध के कारण बंद हॉर्मुज के रूट को लेकर लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे, और अब सरकार की कोशिश कामयाब हो रही है। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। हमारा प्रयास है
कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। एक तरफ सरकार विदेश से तेल और गैस आपूर्ति पर जोर दे रही है, तो देश में जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर भी सरकार की नजर है। सभी राज्य सरकारों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा गया है। पीएम मोदी ने आम लोगों से भी अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायत आती है, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कालाबाजारी पर एक्शन की बात की तो अफवाहों से बचने की भी अपील की गई। लेकिन एलपीजी को लेकर अफवाहों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 14.5 किलो वाले सिलेंडर में 10 किलो गैस देने की खबर का पेट्रोलियम सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने खंडन किया और कहा कि मजदूरों को 5 किलो वाले सिलेंडर मुहैया कराने की प्राथमिकता दी जाएगी। एलपीजी की सप्लाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, किंतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट नहीं है। एलपीजी की पैनिक बुकिंग में कमी आई है और डिलीवरी सामान्य है। श्रमिक भाई हैं, उनके लिए भी 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर को प्रायोरिटाइज करने की बात की गई है और राज्य सरकारों से इस संबंध में रिक्वेस्ट की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 14 किलो को 10 किलो कर रहे हैं। दिस इज हाईली स्पेकुलेटिव and there cannot be any comment or explanation to any speculation. So इसीलिए मैंने अपना जो ब्रीफिंग आप लोगों को दे रही थी उसमें आखिर में यही कहा था कि अफवाहों पर विश्वास न करें। सरकार की कोशिश है कि एलपीजी सिलेंडर की पैनिक बुकिंग रोकी जाए, लेकिन कई शहरों में अब भी गैस के लिए लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई कि रात 12 बजे से पेट्रोल डीजल की सप्लाई बंद हो जाएगी। इसका असर गुजरात में देखने को मिला। कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। हमें तो सुना 12 बजे बंद हो जाएगा। हाँ, पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा है? अभी तक 12 बजे तक मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। ऐसा कहाँ सुना? हाँ, सब बोल रहे हैं, सब पब्लिक बोल रहे हैं। सरकार कह रही है कि पूरा स्टॉक है सब। वो तो बोल रहे हैं, तो भी इतनी क्या हो जाती है। पेट्रोल है बहुत सारा है, तो फिर क्यों ऐसे? पर पब्लिक जैसे नहीं मान रही ना, पब्लिक को लगता है खत्म हो जाएगा। वो समाचार मिला है कि पेट्रोल नहीं मिलने वाला, तो चलो जलाते हैं, मन मान लिया। अरे बीवी का फोन आया कि भाई थोड़ा पेट्रोल डलवा दो, अभी मिलने वाला, शायद महंगा मिले या बंद भी हो जाए, तो आपने मान लिया और वो रिजर्व में भी आ गया। ईरान युद्ध के कारण एलपीजी की पैनिक बुकिंग से बिगड़े हालात को संभालने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने कड़े एक्शन लिए हैं। बावजूद इसके चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में सुबह 4 बजे से गैस के लिए लाइन लग रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी लोग गैस के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं। एजेंसियों के सामने बड़ी संख्या में लोगों की लाइनें लग रही हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैस जो है डीएसी नंबर आने पे घर पहुँचाई जाएगी, लेकिन 10 दिन हो गया डीएसी नंबर आए और वो यहाँ बोले कि सिलेंडर लाना पड़ेगा। कम से कम मेरा घर 5 किलोमीटर है। और यहाँ उससे फ़ोन करके पूछो, करा मैं वहाँ जा ही नहीं रहा हूँ। अरे 25 दिन के बाद दे तो सही समय से दे, मतलब आके इंसान लाइन लग रहा है यहाँ पे। 6ठा नंबर है, डीएसी है, पर्ची लेनी है बस। 12 तारीख को डीएसी आ गया था, सभी लोग इसी तरह के हैं। रजिस्ट्री नंबर ही नहीं आया। 16 तारीख का बुकिंग है, अब देखते हैं क्या होता है। 16 तारीख की बुकिंग है हमारी। हालांकि सरकार का दावा है कि एलपीजी की पैनिक बुकिंग में कमी आने से हालात में सुधार आए हैं और अब कतारें कम हो रही हैं। कुछ जगह पर गैस की जो जेन्युइन दिक्कत है, तो कुछ जगह पर अफवाहें भी कम नहीं उड़ रही। गुजरात में तो कई पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइन देखी गई है। दरअसल किसी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ये अफवाह उड़ा दी कि रात 12 बजे से पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, और बस फिर क्या था, लोग सच्चाई जाने बिना ही पैनिक में आ गए और पेट्रोल पंप पर लाइन लग गई। खास बात यह भी है कि दोपहिया वाहन वाले ज्यादा दिखे, क्योंकि यही लोग अफवाहों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हालांकि थोड़ी ही देर में गुजरात सरकार सामने आई और लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य में तेल की कोई कमी नहीं है। नागरिकों ने विनंती है
કે કોઈ બી પ્રકારની પેટ્રોલ ડીઝલને લઈને સોશિયલ મીડિયા હોય કે વોટ્સએપના માધ્યમથી કે કોઈ બી ઓફિશિયલ જાણકારી વગર કોઈ બી પ્રકારની આ અફવાઓમાં આવીને ભાગદોડ કરવાની કોઈ બી પ્રકારની જરૂરિયાત નથી. રાજ્ય સરકાર અને ખાસ કરીને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આ જથ્થાઓ અને સપ્લાય માટેનું ડેલી નિરીક્ષણ થાય છે. चंडीगढ़ में एलपीजी को लेकर के लोग इतने पैनिक हैं कि आज सुबह 4 बजे से ही लोग एजेंसी के बाहर पहुंच गए और लंबी कतारें खड़ी हो गई. लोगों की शिकायत है कि सुबह देर से पहुंचने वालों की खाली हाथ लौटना पड़ता है. मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच में भारत में गैस संकट का जो समस्या है वो खड़ी हुई है. यहाँ पर इस वक्त मैं सुबह के 5 बजे चंडीगढ़ के राम दरबार में एक गैस एजेंसी के बाहर मौजूद हूँ और अभी एजेंसी का ताला भी नहीं खुला है, लेकिन जो आम लोग हैं वो यहाँ पर सिलेंडर लेने के लिए कतारों में खड़े हैं. सुबह 5 बजे का वक्त है और आप सोचिए कि 5 बजे से ही लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं. कितने बजे आ गए थे आप? 3:45 बजे. 3:45 यहाँ पहुँच गए थे. तो सबसे पहला नंबर आपका लगा? नहीं, दूसरा नंबर. हाँ. 3:30 बजे आया था जी. यहाँ से 3 दिन से दौड़ा रहे, सिलेंडर नहीं मिल रहा है जी यहाँ पे. अच्छा. हाँ जी, पहले 2 घंटे लगाओ पर्ची कटवाने के लिए, फिर 3-4 घंटे लगाओ सिलेंडर लेने के लिए. सुबह को 7 बजे 8 बजे बंदे आते हैं, यहाँ से 7:30 बजे बिना खाली आ जाते हैं, सिलेंडर मिलता नहीं है जी यहाँ. छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको रोटी कहाँ से खिलाएंगे? सिलेंडर दे नहीं रहे हैं. महीना 2-2 महीना 3-3 महीना हो जाता, सिलेंडर ही नहीं देता. ब्लैक में भेज देते हैं. बुकिंग होने के कारण वो सिलेंडर पहुँचता नहीं है. हालत जो है वो यहाँ पर बनी हुई है. आप कहाँ से भाई साहब? मैं रायपुर से सर जी. तो कब से आ रहे हैं यहाँ? 4-4:15 बजे का आया हूँ जी. हालत बहुत खराब है यहाँ पे. कल भी आए थे आप? ये पर्ची कटवाने के लिए मैं 5-6 दिन वहाँ 47 में इनका ऑफिस है, वहाँ पे मैं 6-7 दिन कंटिन्यू गया. यहाँ 3-4 रोज आए हैं तो पर्ची मिले हैं. अच्छा. आज के टाइम डाला है जो 24 तारीख के आके सिलेंडर ले जाना. मुझे 3 दिन हो गए आते हैं. और मेरे घर में बेटे की शादी भी है 29-30 तारीख की. बड़ी परेशानी आ रही है. हम तो कल आए थे, पर्ची के लिए बहुत दिन से बुकिंग था. नहीं, फोन नहीं उठाते हैं. फोन नहीं उठाते हैं? नहीं जी. और अब खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां पर फाफामऊ में कोल्ड स्टोरेज के जमींदोज होने के मामले में अब तक 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है. 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है. हादसे पर सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया और मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया. मामले में पुलिस भी एक्शन मोड में है. पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि मुख्य आरोपी कोल्ड स्टोरेज का मालिक समाजवादी पार्टी के नेता अंसार अहमद अब भी फरार हैं, जिसकी तलाश की जा रही है. पुलिस के मुताबिक निर्माण मानकों के उल्लंघन की वजह से यह हादसा हुआ और ऐसे में जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. चंद सेकंड में ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गया कोल्ड स्टोरेज. अमोनिया टैंक फटा और चारों ओर धुएं का गुबार छा गया. बड़ा हादसा यूपी के प्रयागराज में हुआ, जहां फाफामऊ इलाके में एक कोल्ड स्टोरेज ढह गया. बताया जा रहा है कि अमोनिया गैस से भरे टैंक के फटने से कोल्ड स्टोरेज की छत गिर गई, जिसमें दर्जनों मजदूर दब गए और कईयों की मौत हो गई. प्रयागराज के फाफामऊ का ये चांदपुर इलाका है. यहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज था जिसमें अमोनिया गैस का पहले रिसाव हुआ, उसी के बाद तेज़ी से ब्लास्ट हुआ. उसके बाद सारी बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो गई. आप देख सकते हैं कि पूरा कोल्ड स्टोरेज की जो छत है वो धराशायी हो गई है. एक एक जो पार्ट्स उसके थे वो ब्लास्ट हो गए हैं. अंदर कई मजदूर दबे हुए हैं. अभी तक जा रहा है कि 6 से 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं. कुछ लोग घायल हुए हैं, उनको स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है. अमोनिया गैस का रिसाव लगातार जारी है, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है. अग्निशमन विभाग और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है. और ये जो स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज है, ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, ये अंसार अहमद, उनका कोल्ड स्टोरेज है. पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस प्रशासन को लगी तो मौके पर दमकल की गाड़ियों समेत एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. हादसे के बाद कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस रिसाव की भी आशंका है.
ऐसे में भीड़ को मौके से हटा दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये कोल्ड स्टोरेज समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे अंसार अहमद का है, जो घटना के बाद से फरार है। बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज में मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया गया। दरअसल पूरा कोल्ड स्टोरेज जमीन से खंबे पर टिका हुआ था। यहाँ तक कि सपोर्ट के लिए आरसीसी की कोई बीम नहीं डाली गई थी। भारी भरकम ट्रक इसी खंबे पर टिके कोल्ड स्टोरेज में खड़ा होता था, यानी पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे कई मानकों का खुलकर उल्लंघन किया गया। पुलिस का कहना है कि अब इसकी जांच की जाएगी कि इसका लाइसेंस कब हुआ और नवीनीकरण कब हुआ और किस लापरवाही से ये पूरा हादसा हुआ। फाफामऊ थाना क्षेत्र के चंदापुर गांव में एक दुखद घटना हुई है, जहां पर आदर्श कोल्ड स्टोरेज का एक बिल्डिंग, इसका छत गिरा है लगभग 1:30 बजे के आसपास। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन उसी समय से चालू है। जिलाधिकारी और उसकी टीम और पुलिस कमिश्नर और उसकी टीम, हम लोगों की टीम मौजूद है यहाँ पे। कोल्ड स्टोरेज का मालिक है, उसका नाम अंसार अहमद बताया जा रहा है और यह समाजवादी पार्टी का पूर्व विधायक रहा है। और इस पर हम लोग पूरी जांच करेंगे कि इसका कब नवीनीकरण हुआ था, कब इसको ऐसे खंडर जैसे कोल्ड स्टोरेज को कैसे लाइसेंस दे दिया गया, इसकी हम लोग जांच करेंगे। और जिला हॉर्टिकल्चर ऑफिसर इसका लाइसेंस जारी करता है, उसकी भी हम जांच करेंगे कि किस आधार पर ऐसे चीज़ों को लाइसेंस दे दिया गया। लेकिन हादसे पर पीएम मोदी समेत सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा भी की गई। वहीं घायलों को उचित इलाज और 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। हालांकि पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद इन दिनों फुल ऑन एक्शन मोड में हैं। रविवार को गोरखपुर में शक्ति प्रदर्शन के बाद सोमवार को प्रयागराज पहुंचे संजय निषाद ने एक मस्जिद हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप यह है कि मस्जिद अवैध रूप से शिंगवेरपुर धाम की जमीन पर बनाई गई है। मंत्री निषाद ने दावा किया कि करीब 15 साल पहले दूसरे समुदाय के लोगों ने मंदिर के पुजारी की हत्या करके वहां पर मस्जिद बना ली। प्रयागराज में मंत्री निषाद के धरने के कारण NH30 पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। धरने की सूचना मिलते ही निषाद की पार्टी सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच पहुंची, तो स्थिति बिगड़ती देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मंत्री को समझाने की कोशिश की गई। 5 दिन पहले यहाँ के डीएम से बात हुई थी, एसपी से बात हुई थी कि इसको साफ सफाई कर दीजिए। यहाँ आते हैं लोग, सह सम्मान आए जाएं। ये भगवान राम के हाथ बाल सखा निषाद राज का किला, ये स्वर्ग भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ पर्यटक स्थल घोषित है। भगवान 3 किलोमीटर का किला है। ठीक है, इसको पिछली विदेशी ताकतों ने इस किले को तोड़ के गड्ढे में डाल दिया, खुदाई हुई है। पिछली सरकारों ने तो लूट लिया किले के खजाने को। इसमें एक भगवान राम जहाँ रात्रि विश्राम किए हों, त्रेता में ही से जो है सेना दे के रावण को ख़त्म किया हो, तो ऐसे में उस किले पर मस्जिद है, अवैध मस्जिद, उसे हटाई जा। किले के सामने मैं 20 साल पहले आया, लगातार यहाँ जंगल को काट कर उसको साफ सुथरा किया। जंगल था तब, कोई 1 इंच जमीन की नहीं था। आज बाद में पता वहाँ पर्यटक केंद्रीय पर्यटन विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया कि 300 मीटर के अंदर कोई भी एक निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन 300 मीटर का किले से सटे एक आदमी को कब्जा करा दिया और दूसरे का बोर्ड लगा दिया। ये है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी की जमीन है तो उसको वहाँ से उठाकर धारा 25 में कहीं दे दी जाए। और किला जब हमारा है तो दूसरे की जमीन कहाँ हो सकती है? सबसे पहला हक तो निषाद राज के बंश है। वाराणसी की दाल मंडी के चौड़ीकरण के लिए एक बार फिर से प्रशासन का एक्शन जारी है। सोमवार को दाल मंडी पहुंची प्रशासन की टीम ने 27 मार्च से शुरू होने वाले ध्वस्तीकरण से पहले प्रॉपर्टी हटाने का अल्टीमेटम दिया। पीडब्ल्यूडी की ओर से दाल मंडी में चिन्हित दुकानों और मकानों को खाली करने के लिए मुनादी कराई गई। उधर चौक थाने में खुले पीडब्ल्यूडी के कैंप कार्यालय में रजिस्ट्री कराने से पहले ओनर पूछताछ के लिए पहुंच रहे हैं और पूरी गली में 186 बिल्डिंग्स को चिन्हित किया गया, तो वहीं 40 से अधिक भवनों की रजिस्ट्री हो चुकी है। ध्वस्तीकरण पूरा होने के बाद से दाल मंडी में सीवर और पेयजल लाइन को दुरुस्त कराया जाएगा। वर्तमान में यहां पर नीचे
गई पानी और सीवर की पाइपलाइन बदली जाएंगी। जल निकासी के लिए नगर निगम पुराने ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम पर निर्भर है और उसकी जगह पर नई ब्रांच लाइन बिछाई जाएगी। तो वाराणसी की दाल मंडी में एक बार फिर से ध्वस्तीकरण का अभियान शुरू हुआ है। मकानों को खाली कराने के लिए मुनादी की जा रही है। 27 मार्च से पहले अल्टीमेटम दे दिया गया है, सभी को यहां से शिफ्ट होना होगा और साथ ही 27 मार्च से ध्वस्तीकरण का यहां पर काम शुरू होगा। तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे और अनाउंसमेंट करके लोगों को इस बात की सूचना दी गई। इस पूरी गली में 186 बिल्डिंग्स को चिन्हित किया गया है जिन्हें वहां पर खाली करना होगा और 40 से अधिक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी इस बीच हो चुकी है। ध्वस्तीकरण पूरा होने के बाद से दाल मंडी में सीवर और पेयजल लाइनों को दुरुस्त कराया जाएगा। सीके 40/76, सीके 40/78, सीके 42/106, 107, 108, सीके 42/96, 1-3, सीके 43/181, सीके 43/152, सीके 43/168, 169, सीके 43/150 ए। इन भवनों की रजिस्ट्री हो चुकी है। दिनांक 27/3/2026 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। मकान को खाली कर दे। कोलंबिया में पेरू बॉर्डर के पास से यहां पर आपको दिखाते हैं अभी फिलहाल दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। पश्चिम एशिया में जंग के हालात पर पीएम मोदी ने सोमवार को जहां लोकसभा में सबके सामने बात की, वहीं आज राज्यसभा में पीएम मोदी अपनी बात देश के सामने रखेंगे। सोमवार को पहली बार पीएम मोदी ने जंग के हालात पर सार्वजनिक बयान दिया। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। पीएम ने कहा कि हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसे ही चुनौतियों का सामना कर चुके हैं और अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। भारतीय राजनीति और संसदीय इतिहास में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2029 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को पूरी तरह से जमीन पर उतारने की तैयारी कर ली है। संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बेहद खास 50+33 का फॉर्मूला तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक इस चालू संसद सत्र में इस अहम संशोधन बिल को पेश किया जाएगा। प्रस्ताव के तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 816 हो सकती हैं। इन 816 सीटों में से 1/3 यानी करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए अब अगली जनगणना का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साल 2029 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह से इसी नए बिल और नए परिसीमन व्यवस्था के आधार पर लड़ा जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति तय करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज कोलकाता पहुंचेंगे। हालांकि वो इस बार किसी भी सभा को संबोधित नहीं करेंगे। कोलकाता पहुंचने के बाद नितिन नबीन न्यू टाउन के एक होटल में प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। वहीं टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना से तूफानी चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, तो ममता बनर्जी भी आज अलीपुर द्वार परेड ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के साथ उत्तर बंगाल से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। दिल्ली विधानसभा का 3 सदस्यीय बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार आज अपना दूसरा बजट पेश करेगी, जिसे इस बार ग्रीन बजट के रूप में तैयार किया गया है। सत्र के पहले दिन की शुरुआत एक नई परंपरा खीर सेरेमनी के साथ की गई, जिसमें मुख्यमंत्री और सभी मंत्री शामिल हुए। इसके बाद सदन के पटल पर दिल्ली की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट रखी गई। अनुमान के मुताबिक आज पेश होने वाला दिल्ली का वार्षिक बजट पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं की सुरक्षा, गिग वर्कर्स के कल्याण और किन्नर समुदाय के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आज लोक भवन लखनऊ में उन्नत सिग्नल विंडो पोर्टल निवेश मित्र 3.0 का भव्य शुभारंभ करेंगे। ये पहल प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने, उद्योगों की स्थापना को सरल बनाने, उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025 का भी शुभारंभ करेंगे।